हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मेरे चैनल का नाम है मास्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके लिए एक नए तरीके से आपके लिए लाई हूँ मैंने क्वेश्चन, जो कि आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है कि आपके सीटेट पेपर 2 के लिए 1 के लिए भी है एंड एमपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, है ना। तो सीटेट के लिए या एमपी टेट हो या केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हे गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा और इसका आंसर भी नोट कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे चैनल की ओर। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और टाइम पे मिलता रहेगा तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज यानी कि आपके वीडियो कहीं मिस नहीं होंगे। तो आज का जो है मेरे टॉपिक का जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ईवीएस थ्रू एमसीक्यूज। इन इट मीन्स कि ईवीएस पर्यावरण जो कि हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो केवीएस का एग्जाम होगा तो भी उसमें रिलेशन क्वेश्चन आएंगे ही इससे रिलेटेड, या एमपी टेट होगा तो उसमें भी आएंगे, और यदि सी टेट होगा तो उसमें भी आएंगे। तो मैं नीलम पाल आपका स्वागत कर रही हूँ और चलिए स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कि सबसे पहला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खरीफ फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है। तो इसके पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि खरीफ इट मीन्स 3 वर्ड है इसमें, और रवि इट मीन्स होता है 2 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसल है, जो खरीफ की फसल जब आती है तो उसे हम कब बोया जाता है, उसे इसका आप ध्यान में रखिएगा कि खरीफ है, इसमें 3 वर्ड है तो 2 वर्ड आएंगे यहाँ जहाँ पे, तो वहां पे वो खरीफ की फसल जून जुलाई में इसे बोया जाता है। और इसे कब काटा जाता है, इसे काटा जाता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, कब इसे बोया जाता है, जून जुलाई में। खरीफ है तो 2 वर्ड के आएंगे यहाँ पे, जून जुलाई में। और कब काटा जाता है इसे काटा जाता है नवंबर दिसंबर में। चलिए इतना है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपको समझ में आया कि इसके जो 4 ऑप्शन है मार्च अप्रैल जून जुलाई, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी ध्यान इग्नोर मतलब कि ना कीजिएगा, क्योंकि ये भी रबी की फसल से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम आगे जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसको हम देखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बोरान क्या है। बोरान क्या है, साइंस वाले बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे कि बोरान क्या है। धातु है, अधातु है, यौगिक है या उपधातु है। तो ये जो होता है उपधातु होता है। इट मीन्स कि उपधातु कहने का मतलब ये हो जाएगा जैसे कोई किसी चीज का उभयचर होना, किसी चीज का उभय या कॉमन होना। इसमें धातु और धातु दोनों के ही थोड़े थोड़े कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए इसे उपधातु किसी चीज का जैसे सब टाइटल टाइटल सब टाइटल, इसी तरह से इसका भी होता है, उपधातु होता है बोरान। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सही आंसर है उप धातु। क्या है इसका आंसर, उप धातु है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न घाटियों में से किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता इट मीन्स बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो डियर गाइस, आप लोग जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी मीन्स क्या होती है, कि जहाँ बहुत सारी विविधताएं जीव जंतु में भी पाई जाएंगी, पेड़ पौधों में भी पाई जाएंगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है फूलों की घाटी, सेकंड ऑप्शन कहता है सुरमा घाटी, और थर्ड ऑप्शन कहता है शांत घाटी, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कश्मीर घाटी। तो इसका आंसर आएगा शांत घाटी। शांत घाटी इट मीन्स साइलेंट वैली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी। ध्यान रखिएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा। चलिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात थे, मतलब फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में के स्थान है काल गुरली नामक प्लेस है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है।
किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, पालन करने के लिए, कल्चर करने के लिए, या फिर गोल्ड प्रोडक्शन के लिए, या फिर फ्रेश जलवायु, उत्तम जलवायु, उच्च कोटि की जलवायु के लिए, या फिर एजुकेशन सेंटर के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए। ये काय के लिए फेमस है बच्चों? कालगुली स्वर्ण उत्पादन के लिए। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज इनको आप नोट डाउन करते जाइए। और बहुत अच्छे से मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप प्लीज इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रख के अच्छे से पढ़िएगा। और इसको यदि आपने पढ़ लिया तो ईवीएस के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चॉकलेट जो कि बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, तो इसमें किस चीज की मात्रा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? किस चीज की मात्रा होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? तो आप बता सकते हैं कोबाल्ट की? यदि बता सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं तो आंसर बता ही दे रही हूँ। कोबाल्ट की उच्च मात्रा के लिए, निकेल की उच्च मात्रा के कारण, जिंक की उच्च मात्रा के कारण यानी हाई लेवल के कारण, या लेड की हाई लेवल के कारण। तो इसका जो आंसर होता है बच्चों, निकेल का हाई लेवल के कारण। चॉकलेट में निकेल जो होता है वो हाई लेवल में होता है, जो हमारे बॉडी के लिए, टीथ के लिए हानिकारक होता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी ये हर्ट करता, मतलब कि नुकसान पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे स्वच्छ ईंधन किसे माना जाता है? सबसे स्वच्छ ईंधन क्या है? स्वच्छ ईंधन कहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है उपला, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड है केरोसिन और फोर्थ है हाइड्रोजन गैस। तो आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दो ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि स्वच्छ ईंधन का माना जाता है, लेकिन उपला मीन्स जो कि गोबर के द्वारा बनाया जाता है, जो कि काउ डंग होता है उसका उससे बनाया जाता है। बट इससे क्या होता है कि धुआं निकलता है, ठीक है, जो कि हानिकारक तो नहीं होता, कीटाणुओं को नष्ट करता है वो, लेकिन इसे हम यहाँ पे इसकी अपेक्षा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ना, आज के समय में हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ना कि उपला। पहले के समय की यदि हम बात ले लें तो कंडे या उपला जो होते थे वो स्वच्छ ईंधन, क्योंकि उनसे घर लीपा जाता था, पोता जाता था और उनसे कीटाणुओं को मारने के लिए उनको जलाया भी जाता था, लेकिन उनसे धुआं निकलता है। और स्वच्छ ईंधन इट मीन्स आदर्श ईंधन की बात यदि हम ले लें आज के समय में, आदर्श फ्यूल, तो वो होता है जिससे धुआं ना निकले, साफ सफाई हो, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस। चलिए, आई होप आपको मेरे लेसन या मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि कोई भी कमी होगी, इसके पहले वाले वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हो गई होगी, तो उसके लिए सॉरी। और यदि अभी भी कोई आपको कमी नजर आती है तो आप मुझे प्लीज 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 कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब किया है आपने और सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि बेल आइकन बटन को नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मैं डेली आपके लिए अब एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लाती रहूंगी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ कि जलती मोमबत्ती पर ग्लास उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, ये किसकी अनुपलब्धता के मतलब किसकी अनुपलब्धता, मतलब कि वहां पे क्या चीज प्रेजेंट नहीं है, किस चीज की एब्सेंट के कारण होता है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सी, क्योंकि आग को जलने में क्या चीज सहायक होती है और आग को बुझाने में क्या चीज सहायक होती है। तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया है ऑक्सीजन, जलवाष्प। जलवाष्प को कट मारो क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, और मोम इसको भी कट मार दो, ये तो हो नहीं सकता।
चलिए 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको इसमें से चूज करना है कि भाई कौन सी चीज है जो कि आग को जलने में सहायक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम एक जलती हुई मोमबत्ती पर ग्लास उलट कर रख दें तो उसे क्या चीज नहीं मिल पाएगी, तो वो बुझ जाएगी। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, आग को जलाने में सहायक होती है, ना कि बुझाने में। ठीक है, वहां पे किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पे बढ़ जाएगी, जो कि आग को बुझाने में सहायक होती है। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड जलाने में सहायक होती है और बुझाने में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है, और ऑक्सीजन काय में सहायक होती है, आग को जलाने पे। चलिए, आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगे। अगला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। अब यहाँ पे तो आप कहेंगे मैम ये तो सारे के सारे गोल ही दिख रहे हैं, टमाटर उत्पादन, टोमेटो प्रोडक्शन, सलजम प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन या आलू उत्पादन, या इट मीन्स पोटैटो प्रोडक्शन। ये है जो आलू उत्पादन, ये सभी के सभी आपको, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट है। और जो क्रांति का संबंध होता है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये सारी क्रांतियों के विषय में मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका पोटैटो उत्पादन। क्या आ जाएगा बच्चों, पोटैटो उत्पादन। प्लीज इसे आप नोट करते जाइएगा। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ठीक है, अच्छे तो लगेंगे बिकॉज एग्जाम का टाइम नियरली आ रहा है और आपको कहीं से भी कुछ भी, यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है, आपको फ्री में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। और चलिए आगे अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। उस ग्रह का नाम बताएं जो कि सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। उस ग्रह का नाम बताना आपको जो सूरज से 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो वह उस ग्रह का नाम है, आप बताना है क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है। तो गाइस इसका आंसर है सी। क्या आंसर है इसका, सी, पृथ्वी। इसका आंसर हो जाता है पृथ्वी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर पृष्ठ, सौर पृष्ठ मतलब जो सौर मंडल होता है ना, वहां का जो पृष्ठ होता है चारों ओर का, वहां का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। हम एक्यूरेट नहीं बता सकते लेकिन एवब बता सकते हैं लगभग कितना होता है उसे, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इतना हाई टेम्परेचर वहां का होता है। ठीक है, वहां उसके जाएंगे किनारे, सूर्य के किनारे, सौर के पास ही जाना भी बहुत ही हानिकारक होता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस या 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आ जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिएगा प्लीज, इसका आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने, कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए, वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए हमें ऑप्शन में से ही छांटना है। फर्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, या फिर सामाजिक वन या ये तो हो नहीं सकता, नेशनल पार्क नहीं है, सामाजिक वन नहीं है, सेंचुरी भी नहीं हो सकता। अब कानूनी तौर पर जो, यदि कानून उसे अलाउ कर दे कि हाँ भाई यहाँ पे वन्य जीव के लिए, वन्य जीवों को जैसे शेर हुआ, हिरण हुआ, चीता हुआ, इनका शिकार नहीं किया जा सकता और उन्हें सेफ रखा जा सकता है, सेफ जोन में रहते हैं, तो उसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आया कि बायोस्फीयर रिजर्व का इट मीन्स होता है कि जो अभयारण्य वगैरह होते हैं वो कानूनी तौर पर सेफ कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे किसी चीज को
हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? नाम देखिए, विश्व पूछ रहा है, ना कि भारत, ना ही मध्य प्रदेश, पूरा पूछ रहा है विश्व। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? कहाँ पर है बच्चों? पहला ऑप्शन है नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है मणिपुर और फोर्थ है मिजोरम। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों मणिपुर। मणिपुर में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमें तैरता हुआ प्रतीत होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस में एक टॉपिक के लिए पूरे उद्यान से रिलेटेड ही लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या कर्नाटक में है? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यूपी, इट मीन्स उत्तर प्रदेश में है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और जब मैं डिटेल में लेकर आऊंगी तो उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी भी बताते जाऊंगी कि कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। अभी बहुत और क्वेश्चन रह गए हैं, इसीलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो, इस कारण से थोड़ा सा डिटेल नहीं कर रही हूँ। अगला है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, चंद्र ग्रह को कहा जाता है, शनि ग्रह को कहा जाता है या बुध ग्रह को कहा जाता है? तो आप लोग देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है, ठीक है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देव कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है बच्चों आयन मंडल, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये भी है विशाप झरना किस प्रदेश में है? विशाप झरना किस प्रदेश में है ना? तो पहला ऑप्शन कहता है मेघालय में है, सेकंड कहता है मणिपुर में है, थर्ड कहता है मिजोरम में है और फोर्थ कहता है नागालैंड में है। तो बताइए बच्चों कहाँ पे है? यदि आपको पता हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यदि कुछ मिस्टेक हो तो यहाँ पे इसका आंसर है मेघालय। जहां तक मेरा नॉलेज है मेघालय में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने कि एशिया की विशाल नदी, अब एशिया जो कि एक, जहां भारत है, ठीक है, वहीं की बात की जा रही है जहां भारत है, एक द्वीप है जो एशिया। तो एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? क्वेश्चन को नोटिस करना, यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है कि नहीं बहती है, नहीं जाती है। तो जहां कोई नदी नहीं होगी तो वहां पे से होकर के ये नहीं जाएगी, कौन सी? मेकांग नदी। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है लाओस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? मलेशिया। मलेशिया में मेकांग नदी नहीं बहती है। मेकांग नदी मलेशिया से होकर नहीं जाती है, बाकी जगह से होकर जाती है। मैपिंग में आप मैप में देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? भारत में निम्नलिखित में से सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है नागालैंड। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा बच्चों अरुणाचल
प्रदेश। इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है हमारे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मणिपुर जो है उसका अधिकांश पार्ट मतलब मोस्टली पार्ट कैसा है? धरातल मतलब जमीन कैसी है? पहला ऑप्शन पठार जैसा है, या फिर मैदान है, या फिर दलदली है, या फिर पर्वतीय है। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा? पहला जो है इसका आंसर जो है वो क्या है? पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि अधिकांश जो धरातल है वो पर्वत के रूप में यहाँ पे है। तो अगला हम बढ़ते हैं अपने केवटी जलप्रपात किस प्रदेश में है? सॉरी, आंसर ही बोलने लगी थी। केवटी जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो जिस प्रदेश के रहने वाले बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि केवटी जलप्रपात कहाँ पे है। तो मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी पता है, और जो एमपी से बिलोंग करते होंगे उनको भी पता होगा, है ना। ऑप्शन बोल देते हैं पहले। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। तो इसका आंसर है बच्चों पहला ही एमपी। इट मीन्स मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? एक पहाड़ी है पारसनाथ, उसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? तो उसकी हाइट जो है वो मीटर में है, देखिएगा, है ना, सेंटीमीटर में नहीं है। तो उसकी ऊंचाई है 1370 मीटर, 1370 मीटर, है ना। मैंने डायरेक्ट आंसर ही बता दी, 1370 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू एक स्थान है, वो किस कारण से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन कहता है आपका सघन रेल परिवहन जाल, दूसरा कहता है गहन कृषि के लिए, थर्ड ऑप्शन कहता है खनिज तेल के लिए, या फिर आपका अगला ऑप्शन कहता है विनिर्माण उद्योग के लिए। तो इसका ऑप्शन आपको चूज करना होगा। गहन कृषि तो होती नहीं है वहां पे, रेल परिवहन जाल भी नहीं है ना, कोई उद्योग वगैरह भी नहीं है, वो एक ऐसा क्षेत्र है। तो वहां पे वो जो है काय के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, वहां से खनिज तेल वगैरह निकाला जाता है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन। बहुमूल्य होती है, बहुत ही अनमोल होती है, इसकी मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है, बट ये बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला कहता है ऑप्शन पूर्वी हिमालय में, दूसरा कहता है पश्चिमी हिमालय में, तीसरा कहता है पश्चिमी घाट में, और चौथा कहता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। तो इसका आंसर यदि आपको पता हो तो ठीक है बच्चों, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर है पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, है ना, इसका आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो यहाँ पे ऑप्शन उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, कटीले वन, उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन या पर्वतीय वन। तो सदाबहार वन तो है नहीं है ना। यहाँ पे जो कि ऐसे वन है कि जो समय आता है एक तो पूरे के पूरे झड़ जाते हैं, तो एक समय पे पत्ते पूरे निकल जाते हैं। तो ज्यादातर क्षेत्र पर ऐसे वन पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये जो दिए हैं सन, इनमें से आपको नोट करना है, इसमें दिमाग लगाना है। सब एक से ही दिए हैं, सब में 2 लास्ट डिजिट दी हुई है, तो आपको देखना है
1982 में, 1962 में, 1972 में, 1992 में। आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि 1982 और 1972 है ना, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो जो कम वाला है, ठीक है, जो कम वाला है, ए और बी और सी को कट कर दीजिए, और जो कम वाला है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो कम वाला है वो वाला इसका आंसर है 1972। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है थोड़ा सा। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो इसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा हानिकारक प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी पदार्थ, जैसे कि यूरेनियम हुआ, है ना, और जैसे ये जो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, उससे जो एटॉमिक प्रदूषण होता है वही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, और जो कि बॉडी के अंदर तक चली जाती है उनकी रेज वगैरह, एटम के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, और बहुत सारे जीवों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, और पेड़ पौधों को भी और मनुष्यों को भी। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वनों की कटाई का क्या कारण होता है? वनों की कटाई के कारण क्या होता है? वन जब कट जाएंगे तो क्या होगा? क्या प्रदूषण होगा? वो तो होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हमको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले भूमि का कटाव होगा, बताइए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, भू संरक्षण होगा, या प्रदूषण होगा? क्या होगा? वन कट जाएंगे तो जब बारिश होगी तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी को वहां पे, भूमि को वहां पे, स्थल पे रोक के रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है, क्या है? पहला ऑप्शन है भूमि का कटाव। क्या आंसर है इसका? भूमि का कटाव, मतलब कि सॉइल इरोशन। ठीक है, ये इसका आंसर है, क्योंकि भूमि का वनों की कटाई जब हम कर देते हैं तो बारिश आती है तो पूरी मिट्टी को बहाकर ले जाती है, और यदि वन पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो वो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को थाम के रखती हैं, फिर पानी उसमें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह से ये उसे रोक के रखता है। हम अपने अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, तो इसका ऑक्सीजन नहीं हो सकता, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कुछ हम हद तक कह सकते हैं, बट इसका बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, आप देखते ताजमहल पीला पड़ रहा है, तो क्या होता है, पानी के साथ जो जल आता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है तो वो क्या होता है, उस पे गिरता है, काय पे? वो एसिड बन गया, एसिड ड्रेन हो गई, और वो ताजमहल पीला पड़ रहा है, और बहुत सारे हानिकारक वो जहां पे ये गिरता है वहां की जमीन क्या होती है? बंजर हो जाती है, और बहुत से जीव जंतुओं को भी हानि पहुंचाती है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर भी देख लेते हैं। यस, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको बहुत सारा धन्यवाद मुझे वॉच करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, थैंक्स। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे। वेलकम है आपका, और आपने मुझे अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर ऑफ बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बाय नीलम पाल के द्वारा बनाया गया है, और इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है।